वेलकम टू इजी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 आयनिक इक्विलिब्रिया महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों आज हम पैराग्राफ नंबर 3.8.2 पढ़ने वाले हैं। तो बफर एक्शन ये हेडिंग यहाँ पर दी गई है। तो एक्शन का मतलब होता है मैकेनिज्म। ये बफर सॉल्यूशन किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से वो पीएच को मेंटेन करके रखता है। तो इसी की हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए क्या लिखा है देखते हैं। Let us consider सोडियम एसीटेट एसिटिक एसिड बफर। तो यहाँ पर आपने एक फ्लास्क में वाटर लिया, उस वाटर में आपने सोडियम एसीटेट नाम का सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व किया, उसके बाद उसी वाटर में आपने एसिटिक एसिड भी डिज़ोल्व किया। तो बच्चों ये जो बफर तैयार होगा इसको हम कौन सा बफर कहेंगे? एसिडिक बफर कहेंगे। इसको एसिडिक बफर क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर एसिटिक एसिड मिलाया गया है और इसीलिए इसे एसिडिक बफर कहा जाएगा। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। हियर सोडियम एसीटेट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट which dissociates completely in water producing large concentration of acetate ions as follows। ये बात कही गई यहाँ पर कि सोडियम एसीटेट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? क्योंकि ये सॉल्ट है। जितने भी सॉल्ट होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका सबका डिसोसिएशन कंप्लीटली होता है। तो इनका जो डिसोसिएशन या आयनाइजेशन प्रोसेस कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है कि इरिवर्सिबल होता है? इरिवर्सिबल होता है, यानी कि सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में होता है, टू डायरेक्शन में नहीं होता है। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या बताया गया है देखिए। इस रिएक्शन में क्या बताया गया है देखिए। CH3COONA सोडियम एसीटेट, इसका डिसोसिएशन हो रहा है वाटर में, कंप्लीटली हो रहा है। कंप्लीटली हो रहा है कैसे पता चलेगा? सिंगल एरो दिया गया है और क्या क्या आयंस मिले हैं आपको? CH3COO नेगेटिव आयन, क्या नाम है इस आयन का पता है आपको? एसीटेट आयन। और क्या मिला? Na पॉजिटिव। ओके, चलिए आगे क्या लिखा है। ऑन द अदर हैंड सिंस द एसिटिक एसिड is a weak acid, the concentration of undissociated CH3COOH molecules is usually high। क्या बात कही गई यहाँ पर कि उस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड भी आपने मिक्स किया था। तो एसिटिक एसिड ये वीक एसिड होने की वजह से उसका डिसोसिएशन कम पैमाने पर होगा, यानी कि उसका डिसोसिएशन कंप्लीटली नहीं होगा। तो यहाँ पर जो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होंगे उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। बच्चों हम एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कैसे बताएंगे देखिए। CH3COOH, इसका डिसोसिएशन कैसे होगा? इनकम्प्लीटली होगा और आपको क्या मिलेगा? CH3COO नेगेटिव और क्या मिलेगा? H पॉजिटिव। ओके, और इसका डिसोसिएशन कैसा है? इनकम्प्लीटली है, यानी कि रिवर्सिबल है। तो यहाँ पर अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल किसे कहा गया है? CH3COOH, इसको कहा गया अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा? क्योंकि इसका डिसोसिएशन कम पैमाने पर, कम मिकदार में हो रहा है। चलिए आगे क्या लिखा है। इफ a strong acid is added to this solution, अगर आप इस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड कितना डालते हैं? थोड़ा सा डालते हैं। एक्चुअली यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्मॉल अमाउंट लिखना चाहिए था। इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, तो अब क्या होगा? सपोज आपने इस सॉल्यूशन में HCl ऐड किया जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका डिसोसिएशन कंप्लीटली होगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो ये जो एडेड H पॉजिटिव आयन है, ये एडेड H पॉजिटिव आयन क्या करेंगे? H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव एसिटिक एसिड से भी आए हैं और H पॉजिटिव HCl से भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और जब H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो सॉल्यूशन की एसिडिटी बढ़ जाएगी और जब एसिडिटी बढ़ जाएगी तो पीएच इसका चेंज हो जाएगा। सपोज यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से पहले इस सॉल्यूशन का पीएच कितना था?
ये एसिडिक बफर है, इसलिए इसका पीएच एसिडिक पीएच रहेगा। सपोज आप मानकर चलिए कि इसका पीएच पहले 5 था, और अब HCl डालने के बाद क्या होगा कि H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इसलिए एसिडिटी बढ़ गई और इसलिए पीएच कम हो जाएगा। तो अब पीएच कितना हो जाएगा, सपोज ऐसे मान के चलते हैं कि 4 हो जाना चाहिए था, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों, 4 नहीं होता है, 5 ही फिक्स रहता है। तो ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है कि ये जो एडेड H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव न्यूट्रलाइज किए गए हैं। किसके ज़रिए न्यूट्रलाइज किए गए हैं? देखो बच्चों, पहली पॉसिबिलिटी तो हम चेक करते हैं। मेरा सवाल है आपसे, ध्यान से सुनिए, क्या ये H पॉजिटिव फिर से Cl नेगेटिव से कंबाइन हो सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल कंबाइन नहीं हो सकते, क्योंकि ये प्रोसेस कैसी है, वन डायरेक्शन प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये H पॉजिटिव को Cl नेगेटिव के ज़रिए न्यूट्रलाइज करने का चांस ख़त्म हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए दूसरी जो पॉसिबिलिटी हम वो चेक करके देखते हैं कि क्या ये H पॉजिटिव CH3COO नेगेटिव आयन से कंबाइन हो सकते हैं? बिल्कुल कंबाइन हो सकते हैं। इसके 2 रीज़न है बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ पर एक तो एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। क्यों कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है? क्योंकि एसीटेट आयन यहाँ पर, ये आपको नज़र आ रहा है, सोडियम एसीटेट से भी आया है, और वही एसीटेट आयन यहाँ पर कहाँ से आया है, एसिटिक एसिड से भी आया है। ओके, तो सॉल्यूशन में एसीटेट आयन का ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ही है, तो इसलिए वो इजीली H पॉजिटिव को अवेलेबल है कंबाइन होने के लिए। और दूसरा रीज़न H पॉजिटिव क्यों कंबाइन होगा एसीटेट आयन से, दूसरा रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर ये रिवर्सिबल प्रोसेस नज़र आ रही है। यानी ये H पॉजिटिव यहाँ पर एसीटेट आयन से कंबाइन होने के 100% चांसेस है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर से वो क्या फॉर्म करेगा, एसिटिक एसिड फॉर्म करेगा। तो इस तरह से एडेड H पॉजिटिव कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, इसलिए H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, वो बढ़ नहीं रहा है, और इसीलिए उसका जो pH है 5 वो कांस्टेंट रह रहा है। बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। If a strong acid is added to this solution, the added H positive ions will be consumed by the conjugate base. Conjugate base किसे कहा गया है? Acetate ion present in large concentration. Okay? चलिए यहाँ पर conjugate base की concept आपको पता है कि the base which is obtained from acid is called as conjugate base. ये बेस यानी कि क्या नाम है उसका, CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन को कॉन्जुगेट बेस क्यों कहा गया है? क्योंकि वो एसिटिक एसिड से आया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली, इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड, द एडेड OH नेगेटिव आयंस विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एज फॉलोज इन द फॉलोइंग, एज शोन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अब आपने यहाँ पर सपोज, ये फर्स्ट केस हो गई, आपने यहाँ पर HCl ऐड किया ही नहीं। अब आप सेकंड केस कंसिडर कीजिए। सेकंड केस में आपने क्या किया, इस सॉल्यूशन में आपने NaOH को डिसॉल्व किया। कितना NaOH डिसॉल्व किया? थोड़ा सा, स्मॉल अमाउंट। तो NaOH ये आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका डिसोसिएशन कंप्लीटली होगा, और क्या क्या फॉर्म होगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा और H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो फिर अब आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि इसका सॉल्यूशन का pH चेंज हो जाना चाहिए था। NaOH डालने से पहले pH कितना था? 5 था। आपने NaOH डालने के बाद इसका pH कितना हो गया बच्चों? ऐसे मान के चलिए कि इसका pH 6 हो गया। क्यों 6 हो गया? क्योंकि यहाँ पर OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, यानी कि H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, एसिडिटी कम हो गई, और एसिडिटी कम हो गई यानी pH चेंज हो गया, pH बढ़ गया, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 7 से पहले, ओके, pH स्केल पर। तो यहाँ पर pH कितना होना चाहिए? 6, लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों। एक्चुअली pH 5 फिक्स रहता है, कांस्टेंट। तो इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर OH नेगेटिव ये किसी ने न्यूट्रलाइज कर दिए हैं।
किसने न्यूट्रलाइज किए होंगे? पहली आप पॉसिबिलिटी चेक कीजिए, क्या ये OH नेगेटिव Na पॉजिटिव से कंबाइन हो सकते हैं क्या फिर से? बिल्कुल भी कंबाइन नहीं हो सकते, क्योंकि NaOH का डिसोसिएशन तो इरिवर्सिबल है, कंप्लीटली है, ओनली वन डायरेक्शन में है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी आप चेक कीजिए, ये OH नेगेटिव किससे कंबाइन होगा? एसिटिक एसिड से कंबाइन होगा। क्यों कंबाइन होगा? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एसिटिक एसिड, ये एसिड है, तो आप देखिए इस तरह से रिएक्शन होगी, CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस OH नेगेटिव, ये एडेड OH नेगेटिव, इनकी आपस में रिएक्शन हो रही है। एसिड से कौन निकलेगा? H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म होगा? H2O। ओके, और यहाँ पर क्या बचेगा? CH3COO नेगेटिव, एसिटेट आयन प्लस H2O। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि एसिटेट आयंस, ये H पॉजिटिव जो कि एडेड एसिड से आए हैं, ये न्यूट्रलाइज हो रहे हैं और एसिटिक एसिड फॉर्म हो रहा है। आपके बुक में बताया गया है सेकंड जो है, आपने बेस जब ऐड किया है तो एसिटिक एसिड जो कि लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में है और OH नेगेटिव कहाँ से आया? एडेड बेस। आपने कौन सा बेस ऐड किया था? NaOH। यहाँ पर ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है, आप यहाँ पर करेक्शन कीजिए, यहाँ पर बेस लिखा होना चाहिए, एडेड बेस इस तरह से लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपस में कंबाइन होकर एसिडेट आयन मिल रहा है प्लस H2O। ठीक है, तो अब आगे क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर the acid or base added thus cannot change the H positive concentration or OH negative concentration and pH of the buffer remains unchanged। तो यहाँ पर अगर आप थोड़े से अमाउंट में या तो एसिड डालते हैं या थोड़े से अमाउंट में आप बेस डालते हैं, तो यहाँ पर H पॉजिटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, या OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, और इसलिए यहाँ पर बफर का जो pH है ये फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। यही बात बताई गई है। अब एक सवाल आपके माइंड में आता है, चलिए हमने बफर सॉल्यूशन में एसिड भी नहीं डाला, बेस भी नहीं डाला, बल्कि हमने उसमें पानी डाल दिया, तो अब क्या होगा? तो ये बात, इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। डाइल्यूशन का मतलब उसमें पानी डाल देना। तो देखिए, डाइल्यूशन डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन पीएच ऑफ बफर। बफर के पीएच पर डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका रीजन बताया गया है बच्चों, देखिए ध्यान से इधर। दिस इज बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो टर्म in equation 3.23 and equation 3.25 remains the same. The dilution does not change this ratio। ये क्या, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, कौन सा इक्वेशन है? आपने लास्ट टाइम देखा है, फिर से एक बार मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखिए, pH के लिए क्या इक्वेशन था? ये इस तरह से इक्वेशन था। और POH के लिए क्या इक्वेशन था? PKB प्लस log to the base 10 concentration of salt divided by concentration of base। तो बच्चों, आपने वाटर डालने के बावजूद यहाँ पर pH क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि आप pH और pH दोनों की इक्वेशन में देखिए कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है, तो इनका रेशियो तो हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि जो आपने कॉन्सेंट्रेशन डाला है वो तो यहाँ पर अनचेंज्ड है, फिक्स है। वैसे ही यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, इनका रेशियो भी कांस्टेंट है, और जब ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा तो इनका pH और pOH भी कांस्टेंट ही रहेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर बफर सॉल्यूशन की हमें समझ में आ रही है। बफर सॉल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप बफर सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में अगर एसिड डालते हैं तो भी उसके pH में कोई चेंज नहीं आता है।
दूसरी प्रॉपर्टी ये समझ में आ रही है हमको कि बफर सॉल्यूशन में अगर आप स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस डालते हो तो भी उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आता है। थर्ड प्रॉपर्टी ये निकल के आ रही है बफर सॉल्यूशन की कि अगर आप बफर सॉल्यूशन में वाटर डालते हो यानी कि उसका आप डाइल्यूशन करते हो तो भी उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आता है। तो यही जो प्रॉपर्टी है इसी को हम क्या कहते हैं, बफर एक्शन कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वाकई में आपको ये समझ में आया है तो आप इसे कमेंट ज़रूर कीजिए, इस शेयर को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।